हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रीजंस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, जो हमारे कंट्री के अंदर 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसके पीछे का रीजंस क्या था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि जो 1991 का क्राइसिस था उसके वजह से इंडिया को फाइनेंशियल हेल्प लेना पड़ा। किन से फाइनेंशियल हेल्प लेना पड़ा? आईएमएफ से एंड वर्ल्ड बैंक से अब इंडियन गवर्नमेंट जो है इन इंस्टीट्यूशंस के पास गई। वर्ल्ड बैंक को हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, लेकिन पॉपुलरली इसे हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक। तो लोन लेने के लिए बैंक के पास गई और आईएमएफ के पास हम लोग क्यों गए थे? ताकि हम लोग अवेल कर सके शॉर्ट टर्म लोन्स। किन लोन्स को लेने के लिए? शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए ताकि हमने पढ़ा था, जब हम रीजंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम हो गया था। उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने आईएमएफ से कैसे लोन्स लिए? शॉर्ट टर्म लोन्स लिए। और इंडिया को इन एजेंसीज़ ने लोन दिया $7 बिलियन का। $7 बिलियन का। उस टाइम पे हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्हें, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उस टाइम पे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। कौन थे डॉक्टर मनमोहन सिंह? डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्हें एक्नॉलेज किया जाता है उनके कैपेबिलिटीज़ के लिए, कैसे उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस में इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी उसे सॉल्व करने के लिए इंडियन इकोनॉमी में हेल्प करी। अब इस लोन को लेने के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने इंडिया से क्या एक्सपेक्टेशन, मतलब इंडिया पे बेसिकली क्या था कि हम क्या करें, हम लिबरलाइज़ करें और ओपन करें अपनी इकोनॉमी को, ओपन अप अपनी कंट्री को क्या करें, लिबरलाइज़ करें और ओपन अप करें। इस कंडीशन पे या ये एक्सपेक्टेशन के साथ इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने हमें लोन दिया। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला ये था कि हम रिमूव करें क्या चीज़ रिमूव करें? जो भी रिस्ट्रिक्शंस हमने लगा के रखी थी, किसके ऊपर? तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि प्राइवेट सेक्टर को, चाहे वो बिज़नेस खोलना, एक्सपैंड करना, डाइवर्सिफाई करना, कुछ भी करना हो, तो हर चीज़ में गवर्नमेंट का क्या लेना पड़ता था? परमिशन लेना पड़ता था। उस चीज़ को यहाँ पे क्या करवाया गया? रिमूव करवाया गया। अब फिर सेकेंड पॉइंट है रिड्यूस रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो रोल था वो बहुत सारे सेक्टर में, इनफैक्ट अननेसेसरी सेक्टर जिसमें प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अच्छे से गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ऑपरेट कर सकती थी, वहाँ पे भी किसका डोमिनेंस था? तो गवर्नमेंट सेक्टर का डोमिनेंस था। इस चीज़ को क्या किया गया? रिड्यूस किया गया। और फिर तीसरा और आखिरी पॉइंट है इसमें, रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। हमने ट्रेड पे भी हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि ट्रेड को, जैसे इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए हमने बहुत सारे टैरिफ, कोटास ये सब फिक्स किए थे। ट्रेड पर भी हमने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे, तो उसे भी रिमूव करने के लिए एक्सपेक्टेशन था, या हम अपनी इकनॉमी को क्या करेंगे, इस तरीके से लिबरलाइज़ करेंगे। और इस तरीके से इंडिया क्या की, इन कंडीशन जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने ये जो कंडीशंस हमारे ऊपर लगाई लोन देने के लिए, हमने उसे एक्सेप्ट किया और अनाउंस किया
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और यही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसे अनाउंस कब किया गया। इसे अनाउंस किया गया था जुलाई 1991 को। अब इसके थ्रू बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ये पॉलिसी का बेसिकली एम क्या था, तो इस पॉलिसी का एम था कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, और दूसरा ये था कि जो भी बैरियर्स थे एंट्री को लेकर के या एग्ज़िट को लेकर के, उन्हें भी क्या करना, रिमूव करना, ताकि हम लोगों के फर्म का डेवलपमेंट हो पाए, हमारी इकोनॉमी का क्या हो पाए, ग्रोथ हो पाए। तो एम था कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, और दूसरा जो भी बैरियर्स हमने लगा के रखे थे एंट्री पे या ग्रोथ पे, उन्हें क्या करना, रिमूव करना। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। दो तरह के मेजर्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर लिए गए। सबसे पहला मेजर्स है स्टेबलाइजेशन, मेजर्स, और दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स बेसिकली क्या है, ये थे मतलब इकोनॉमी हमारी काफ़ी ज़्यादा, उसमें बहुत अनस्टेबिलिटी आ गई थी, प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे हमारी इकोनॉमी के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट में चल रहा था। तो सबसे पहले हम ये इम्पोर्टेंट था कि हम अपनी इकोनॉमी को क्या करें, स्टेबलाइज करें, स्थिर करें। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म मेजर्स थे जिनका एम क्या था, शॉर्ट टर्म मेजर्स जिनका एम क्या था कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसे क्या करना, करेक्ट करना। कैसे करेक्ट करना, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सफिशिएंट क्वांटिटी में मेंटेन करके। और दूसरा तरीका क्या था स्टेबलाइज करने का, पहला था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करना, और दूसरा था इन्फ्लेशन। हमने देखा था कि इन्फ्लेशन क्या हो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, तो उसे क्या करना, कंट्रोल करना। कैसे, तो राइजिंग प्राइसेस, जिन जिन चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही थी उन्हें कंट्रोल करके हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी। फिर आता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। तो इसमें ये कैसे मेजर्स थे, स्ट्रक्चर में रिफॉर्म लाना है। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर स्ट्रक्चर में रिफॉर्म लाना है तो ये मेजर्स कैसे होंगे, लॉन्ग टर्म मेजर्स, लंबे समय तक चलने वाले मेजर्स। तो सबसे पहले ये इसका एम क्या था, तो इसका एम था इकोनॉमी की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी को क्या करना, इम्प्रूव करना, इंक्रीज़ करना। और दूसरा क्या है कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को क्या करना, इंक्रीज़ करना। वी ऑल नो कि हमने अपने डोमेस्टिक फर्म्स को क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करा था, जिसके वजह से हमारी जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने कोई एफ़र्ट नहीं लिया ख़ास, जिससे वो क्या हो पाए, कॉम्पिटिटिव हो पाए। तो इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव करने के लिए हमने जो भी रिजिडिटीज़ इकोनॉमी के अंदर लगा के रखी थी उसे क्या करना, उसे हटाना, और कंपटीशन को क्या करना, इंक्रीज़ करना। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की मेन पॉलिसीज़ के बारे में। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज़ लिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, जिसे हम 3 हेड्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा और आखिरी है ग्लोबलाइजेशन। यही हमारे चैप्टर का क्या है, नाम है।
ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का ये जो पॉलिसी था, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, LPG की जो ये पॉलिसीज़ थी, ये जो थे क्या थे, सपोर्टिंग पिलर्स थे। क्या थे ये पॉलिसीज़? सपोर्टिंग पिलर्स। अब किस चीज़ को ये सपोर्ट कर रहे थे? बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए LPG की पॉलिसी को लाया गया, और इसी के हेल्प से हमने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी किया। इसके पहले हम लोग डेप्थ में डिस्कस करें कि क्या होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि 1991 के पहले जो हम पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे थे, उसके प्लेस में कैसे इन तीनों को लाया गया। तो हम लोग पहले कौन सी पॉलिसी फॉलो करते थे? लाइसेंसिंग की। लाइसेंसिंग फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड। कुछ भी आपको इंडस्ट्री सेट करना है या ट्रेड करना है, आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये कब की बात हो रही है? 1991 से पहले। उसके जगह हमने कौन सी पॉलिसी लाई? हमने पॉलिसी लाई लिबरलाइजेशन की। मतलब अब लिबरल बनना, स्ट्रिक्टनेस को क्या करना? रिमूव करना। फिर था हमने क्या फिक्स करके रखा था? कोटास। इंडस्ट्री के लिए हमने क्या फिक्स कर रखा था? कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए हमने कोटास फिक्स करके रखा था। लास्ट चैप्टर में हमने ये डिस्कस भी करा था। तो उसके जगह हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? प्राइवेटाइजेशन। और लास्टली क्या था? परमिट्स। अगर किसी को भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना होता था तो पहले क्या लेना पड़ता था? परमिट लेना पड़ता था सरकार से। अब इस चीज़ को हमने रिप्लेस किया और हम क्या लेकर के आए? ग्लोबलाइजेशन। तो अगर मैं कहूँ कि पहले हम कौन सी पॉलिसी फॉलो करते थे? LQP, लाइसेंसिंग, कोटास और परमिट्स की पॉलिसी को फॉलो करते थे, LQP। और उसके जगह 1991 में हमने इंट्रोड्यूस किया LPG की पॉलिसी को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब डेप्थ में समझने से पहले लिबरलाइजेशन, ये तीनों चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा समझ लेते हैं पहले, ताकि जब हम इसे डेप्थ में डिस्कस करें तो समझने में क्या हो, आसानी हो। तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर पे वी ऑल नो कि हमने इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे। तो लिबरलाइजेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन। किन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन? तो जो रिस्ट्रिक्शन हमने किस पे लगा के रखा था? एंट्री या ग्रोथ। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री पे या ग्रोथ पे हमने जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था, उसके रिमूवल को हम लोग क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। उसके बाद फिर आता है सेकंड, प्राइवेटाइजेशन। तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर में जो ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट ये सब था, उसको, वो सारा चीज़ पब्लिक सेक्टर का किसके पास होता था? गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ही सब चीज़ों को क्या कर रही थी? कंट्रोल कर रही थी। और इसे हमने फिर बाद में क्या किया? ट्रांसफ़र करा। किसे? तो प्राइवेट सेक्टर को। मतलब बेसिकली ओनरशिप, मैनेजमेंट या कंट्रोल, जो भी इंटरप्राइजेस थे, उसे किसे ट्रांसफ़र किया गया? प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र किया गया। और ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो जब हम अपनी नेशनल इकोनॉमी, जैसे सपोज़ इंडियन इकोनॉमी को इंटीग्रेट करते हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में। तो वी ऑल नो कि प्रायर टू 1991 के पहले जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, लार्ज नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, हर एरिया, चाहे वो हमारा लाइसेंस लेने की बात हो, लाइसेंसिंग का एरिया हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, ट्रेड हो, या डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज हो, इन सभी एरिया में गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था।
लेकिन जुलाई 1991 में जब हमने इंट्रोड्यूस किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, और वहीं से शुरुआत हुई लिबरलाइजेशन की। प्रोसेस ऑफ बिगनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, यहीं से हमने स्टार्ट किया। तो लिबरलाइजेशन का अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ restrictions on the private sector. So liberalization means जो भी एंट्री या ग्रोथ से रिलेटेड हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे प्राइवेट सेक्टर पे, उसे रिमूव करना ही क्या है, लिबरलाइजेशन। क्या बोला मैंने कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस हमने प्राइवेट सेक्टर पे ग्रोथ या एंट्री, मतलब मार्केट में एंटर करने के लिए या ग्रो करने के लिए लगा के रखे थे, उसके रिमूवल को ही हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन में मतलब जो भी डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। सरकार बहुत सारे रेगुलेशन लगा के रखी थी, उसको क्या करना, डीरेगुलेशन, मतलब उन रेगुलेशंस को क्या करना, हटाना, और सरकार का जो कंट्रोल था उसको भी क्या करना, रिड्यूस करना, और ग्रेटर ऑटोनॉमी, ग्रेटर फ्रीडम प्रोवाइड करना। किसे ऑटोनॉमी या फ्रीडम दी जाएगी, तो प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। बेसिकली अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना ही लिबरलाइजेशन है। और इसके पीछे का मोटिव क्या था, ताकि हमारी इकोनॉमी क्या हो, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो, हमारी इकोनॉमी के अंदर एफिशिएंसी बढ़े, कंपटीशन बढ़े, इसलिए हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को लाया। बिज़नेस को बेसिकली फ्री हैंड प्रोवाइड करना, कि आप जैसे ऑपरेट करना चाहते हो वैसे आप ऑपरेट कर सकते हो। अब पर्पस, इसके पीछे का पर्पस क्या था लिबरलाइजेशन के पीछे का, तो हमारी कंट्री के अंदर जो पोटेंशियल था, ह्यूज पोटेंशियल था, उसे क्या करना, उसे अनलॉक करना, उसे डिस्कवर करना। कैसे, तो हमने बेसिकली इनकरेज किया प्राइवेट सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर इनकरेज होगी तो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, इनकरेज होगा, और इकोनॉमी ग्रो करेगी। और मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी, अगर लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है तो वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ का भी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, एक्सपैंड होता है। तो इसके थ्रू हमारी इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है वो क्या होता, अनलॉक होता। उसके बाद फिर इसमें सेकेंड पॉइंट है कि हमने लिबरलाइजेशन के पीछे का पर्पस क्या था, कि इकोनॉमी के अंदर एफिशिएंसी को क्या करना, इंक्रीज़ करना, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना। इनफैक्ट जो था, पहले जो हमने पॉलिसीज़ फॉलो करी उसके कारण डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड उतने एफिशिएंट नहीं होते थे, लेकिन अगर इकोनॉमी में कंपटीशन इंक्रीज़ होगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, और प्रोड्यूसर जो एफिशिएंट थे, जो एफिशिएंटली गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते थे, उन्हें क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा, और हमारा जो गुड्स और सर्विसेज का क्वालिटी है वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन। हमने ये डिस्कस कर लिया कि लिबरलाइजेशन होता क्या है, इसके पीछे का पर्पस क्या था। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि सरकार ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। तो इसे हम लोग, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स।
हमने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी क्या किया, रिफॉर्म्स किया। फिर सेकेंड पॉइंट है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर में भी लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए रिफॉर्म्स किए गए। फिर है टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स। फिर चौथा पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। और पांचवा और आखिरी है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो ये थे लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने जो रिफॉर्म्स किया। तो ये सब तो था पॉइंट्स। अब हम लोग इन डेप्थ में ये डिस्कस करेंगे, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में सरकार ने लिबरलाइजेशन को लाने के लिए क्या रिफॉर्म्स किए। इसे हम कुछ पॉइंट्स में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या किया गया, लिबरलाइज किया गया। और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर ही नहीं, ये जो सारे सेक्टर हैं इन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए सरकार ने इंट्रोड्यूस किया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 24 जुलाई 1991। अब इसके अंदर मेजर्स क्या क्या लिए गए, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या ये जो रिफॉर्म्स लाया गया इसके अंदर क्या क्या मेजर्स लिए गए। तो सबसे पहला पॉइंट है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जो न्यू पॉलिसी थी उसने ऑब्लिश कर दिया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हर एक प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन एक्सेप्ट 18 इंडस्ट्रीज़। 18 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ करके किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद इस नंबर को घटा करके क्या कर दिया गया, 5 इंडस्ट्रीज़। 5 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ करके किसी भी चीज़ के लिए आपको सरकार के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। अब ये 5 इंडस्ट्रीज़ कौन सी थी, तो सबसे पहली इंडस्ट्री है डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इस इंडस्ट्री में लाइसेंस लेना कंपलसरी था। फिर एक और इंडस्ट्री है सिगार्स एंड सिगरेट्स ऑफ तंबाकू एंड मैन्युफैक्चर्ड तंबाकू सब्स्टिट्यूट्स। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स। चौथी इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स। और पांचवी और आखिरी इंडस्ट्रीज़ है स्पेसिफाइड हैजार्डस
केमिकल्स। बेसिकली सबसे पहले हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को 18 इंडस्ट्रीज़ तक क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया कि सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज़ में अगर आपको सेटअप करना है, एक्सपैंड करना है या कुछ करना है तो ही आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी। और उसे हमने फर्दर रिड्यूस किया 5 इंडस्ट्री तक। तो ये थे वो 5 इंडस्ट्रीज़। अब आपको लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर पहले क्या होता था कि न्यू यूनिट हो, एक्सपैंड करना, डाइवर्सिफाई करना हो, कुछ भी करना हो, लाइसेंस की ज़रूरत थी। अब हो गया नो लाइसेंस नीडेड। किस किस चीज़ के लिए, न्यू यूनिट्स के लिए। अगर आपको न्यू यूनिट्स सेटअप करना है उसके लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। एक्सपैंड करना है या डाइवर्सिफाई करना है अपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइन को, तो भी आपको न्यू लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन 5 इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंसिंग को कंपलसरी रखा गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ पे कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट पे, सेफ्टी पे, ये सब से रिलेटेड है। इसीलिए ड्यू टू environmental strategy, safety and strategic consideration, इन कारणों से हमने इन 5 इंडस्ट्रीज़ में कंपलसरी लाइसेंस को रखा। फिर इसमें सेकेंड पॉइंट है, तो जो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया उसमें हमने पब्लिक सेक्टर के रोल को फ्यूचर में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर के रोल को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया। इनफैक्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के बाद जो 17 इंडस्ट्रीज़ रिज़र्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, उसे रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, उसे रिड्यूस करके कर दिया गया 8। और 2010-11 में उसे फर्दर रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 3 इंडस्ट्रीज़। मतलब ये सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ ही ऐसे हैं जहाँ पे कौन ऑपरेट कर सकता है, ओनली पब्लिक सेक्टर। और ये 3 इंडस्ट्रीज़ कौन सी थी? तो सबसे पहले इंडस्ट्री है एटॉमिक एनर्जी, फिर दूसरी इंडस्ट्रीज़ है रेलवेज़ एंड तीसरी इंडस्ट्रीज़ है डिफेंस इक्विपमेंट्स। बस इन 3 इंडस्ट्रीज़ के अलावा किसी भी सेक्टर, मतलब कोई भी यही सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर ऑपरेट कर सकती है। बाकी जो भी पहले हमने रिज़र्व करके रखा था वो सारे क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। फिर इसमें तीसरा पॉइंट है डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ SSI। तो बहुत सारे गुड्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उनके लिए हमने क्या करके रखा था, रिज़र्व करके रखा था। पिछले चैप्टर में हमने ये डिस्कस भी किया था। आई होप आपने वो वाली मेरी वीडियो पहले देख रखी है। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके, अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो ये समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमने 1991 के पहले किन पॉलिसीज़ को फॉलो किया और फिर इसी के कारण से हमने कौन सी पॉलिसी लाई, LPG की पॉलिसी लाई। तो प्लीज़ जा करके पहले वो वीडियो देखें फिर इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने जो भी गुड्स प्रोडक्शन के लिए क्या करके रखे थे, रिज़र्व करके रखा था, उन्हें अब क्या कर दिया गया, डी रिज़र्व। उनसे जो रिजर्वेशन उन्हें मिलती थी उसे हटा दिया गया। उसके बाद फिर जो हमने इन्वेस्टमेंट सीलिंग लगा के रखी थी कि इतना तक इन्वेस्टमेंट है तो वो क्या होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी, उसे हमने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी पे अगर इन्वेस्टमेंट स्मॉल अंडरटेकिंग्स के लिए 1 करोड़ तक है तो उसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कितना, प्लांट एंड मशीनरी पे कितना होना चाहिए, अप टू 1 करोड़ तक, तो उसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में।
और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में हमने क्या किया, पहले क्या होती थी, सरकार डायरेक्ट करती थी कि प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होंगे गुड्स और सर्विसेज के। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हमने मार्केट को अलाउ किया, मार्केट को क्या किया, अलाउ किया कि प्राइसेस को डिटरमाइन करें। अब मार्केट को अलाउ किया मतलब तो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइसेस क्या होंगी, फिक्स होंगी, नॉट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं, मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस अब डिटरमाइन होंगी। फिर इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में चौथा और आखिरी पॉइंट है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। एक्ट, बेसिकली अगर शॉर्ट में बोला जाए तो MRTP एक्ट। तो लिबरलाइजेशन और एक्सपेंशन स्कीम्स के कारण जो रिक्वायरमेंट था लार्ज इंडस्ट्रीज़ को कि आपको एक्सपेंशन करना है, कोई न्यू अंडरटेकिंग सेटअप करना है, मर्जर, एमालगमेशन, सब चीज़ों के लिए पहले क्या लेना पड़ता था, अप्रूवल लेना पड़ता था। उन सारे रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। फिर MRTP एक्ट को किसने रिप्लेस किया, MRTP एक्ट को आगे चलकर रिप्लेस किया गया कंपटीशन एक्ट 2002 से, जो MRTP के एक्ट के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा क्या था, लिबरल था। तो ये थे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में एक बार हम लोग फिर से समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये था कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो थी वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में, मतलब क्या था, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में, सारे इंडस्ट्रीज़ पे क्या लेना होता था, लाइसेंस लेना होता था। उसे रिड्यूस करके क्या किया गया, 18, फिर उसे फर्दर रिड्यूस करके किया गया 5। इन 5 इंडस्ट्रीज़ के अलावा हम कोई भी न्यू यूनिट सेटअप कर सकते थे, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई या एक्सपैंड कर सकते थे बिना किसी लाइसेंस के। फिर सेकेंड पॉइंट था डिक्रीज़ इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का के लिए काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ क्या थी, रिज़र्व थी, उसे क्या किया गया, उसे भी हटाया गया। पहले 17 इंडस्ट्रीज़ ऐसे होती थी जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही क्या कर सकती थी, ऑपरेट कर सकती थी, उसे रिड्यूस करके किया गया 8, और फर्दर रिड्यूस करके कितने कर दी गई, 3 इंडस्ट्रीज़, जो कि क्या थी, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज़ एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स। अब डी रिजर्वेशन, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे गुड्स हमने किसके लिए रिजर्व करके रखे थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसे क्या किया गया, डी रिजर्व किया गया। इनफैक्ट प्लांट एंड मशीनरी में जो, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्लासीफाई करने के लिए जो प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट था, उसे भी क्या किया गया, इंक्रीज़ किया गया। उसे इंक्रीज़ करके कितना किया गया, 1 करोड़। अब बहुत गुड्स और सर्विसेज का वी ऑल नो कि गवर्नमेंट डिटरमाइन करती थी प्राइसेस, लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में अब हमने क्या कर दिया कि मार्केट डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइसेस डिटरमाइन कर सकती थी। फिर MRTP एक्ट की हमने बात की, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया और फर्दर इसे रिप्लेस किया गया कंपटीशन एक्ट से, जो उससे भी ज़्यादा क्या था, लिबरल था। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में। तो फाइनेंशियल सेक्टर में कौन लोग आते हैं, तो फाइनेंशियल सेक्टर में आती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज, ऑपरेशंस, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल कौन करता था, तो इसे कंट्रोल करता था RBI। RBI क्या है, एक सुप्रीम एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है जो हमारे मॉनेटरी
एंड बैंकिंग सिस्टम में टॉप मोस्ट पोजीशन को क्या करती है, एक्वायर करती है। मतलब जो हमारा बैंकिंग का सिस्टम है, मोनेटरी सिस्टम है, उसमें सबसे ऊंचा पोजीशन, सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन किसके पास है, तो आरबीआई के पास। अब आरबीआई ही डिसाइड करती है कि कितना मनी बैंक को अपने पास रखना है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, नेचर ऑफ लेंडिंग, किन सेक्टर्स को लोन दिया जाएगा, किन सेक्टर्स को लोन नहीं दिया जाएगा, इन सब चीज़ों को डिसाइड करने का काम किसका है, आरबीआई का। अब फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, तो इसे हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई को पहले आरबीआई पहले कैसे ऑपरेट करती थी, एज ए रेगुलेटर। मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर को क्या करने का काम करती थी, रेगुलेटर का। उसके रोल को चेंज करके क्या किया गया, एज ए फैसिलिटेटर, मतलब फैसिलिटेट करना। ठीक है, एक तरह से क्या करना, फाइनेंशियल सेक्टर को सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना, ठीक है, हेल्प करना। तो फाइनेंशियल सेक्टर को क्या था कि बहुत सारे, अब रेगुलेटर से जैसे ही रोल चेंज हुआ आरबीआई का एज ए फैसिलिटेटर, तो उस वजह से फाइनेंशियल सेक्टर जो थी वो काफ़ी सारे डिसीजंस ले सकती थी विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई। पहले क्या था, कोई भी डिसीज़न लेना होता था तो हर डिसीज़न के लिए क्या करना होता था, कंसल्ट करना पड़ता था फाइनेंशियल सेक्टर को आरबीआई से। इस चीज़ को चेंज किया गया। फिर इसमें सेकेंड पॉइंट है ऑरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। तो रिफॉर्म पॉलिसीज़ के कारण हमारे कंट्री के अंदर प्राइवेट बैंक्स भी क्या हुए, इस्टेब्लिश हुए, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी और फॉरेन बैंक्स भी। एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन प्राइवेट बैंक का एक एग्जाम्पल हो जाएगा आईसीआईसीआई, और फॉरेन बैंक का एक एग्जाम्पल हो जाएगा एचएसबीसी। और इस इंक्रीज कंपटीशन के कारण जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए या फॉरेन बैंक्स कंट्री के अंदर आए, इसके वजह से कंपटीशन जो इंक्रीज़ हुआ, इसका फ़ायदा किसे मिला, इसका फ़ायदा मिला कंज्यूमर्स को। जो कंज्यूमर थे उनको क्या मिला, फ़ायदा मिला। उन्हें लोन लेने में जो इंटरेस्ट रेट था वो क्या हो गया, डिक्लाइन किया, लोअर इंटरेस्ट रेट ऑफ़र होने लगे। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि बेटर सर्विसेज मिलने लगी, सर्विसेज का क्वालिटी भी क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। फिर इसमें तीसरा पॉइंट है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो हमने लिमिट लगा के रखा था बैंक्स के ऊपर, उसे हमने इंक्रीज़ करके अराउंड 74% कर दिया। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कौन से लोग आते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आते हैं मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स। ये सब क्या थे, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अब इन्वेस्ट कर सकते थे। हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को भी क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। अब बैंक्स को क्या किया गया है, परमिशन तो दे दिया गया है कि वो रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं इंडिया के अंदर से या फिर अब्रॉड से, लेकिन कुछ पावर क्या है, अभी भी रिटेन किया गया है आरबीआई के पास, ताकि अकाउंट होल्डर्स के जो इंटरेस्ट है उसे क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर चौथा और आखिरी पॉइंट है इसमें, ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। तो कुछ कंडीशंस के बाद, कुछ कंडीशंस को पूरा करके जो बैंक्स थे वो न्यू ब्रांचेस को ईजिली क्या कर सकते थे, सेट कर सकते थे बिना किसी आरबीआई के अप्रूवल के। पहले क्या होता था, अगर आपको कुछ एक्सपेंशन करना है बैंक को तो उसे अप्रूवल लेना पड़ता था, लेकिन इस चीज़ को क्या किया गया, अगर आप कुछ
कंडीशंस को पूरा करते हो तो आप बिना परमिशन के भी क्या कर सकते हो, न्यू ब्रांचेस को ईजिली सेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स भी लिबरलाइजेशन के तहत ही किया गया था। अब टैक्स रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, तो टैक्स रिफॉर्म रिफर्स टू रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट taxation and public expenditure policies which are collectively known as फिस्कल पॉलिसी। तो टैक्स रिफॉर्म का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसमें क्या करना, टैक्सेशन जो भी गवर्नमेंट करती है उसमें क्या करना, रिफॉर्म करना, या पब्लिक एक्सपेंडिचर रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ है उसमें रिफॉर्म लाना। और जिसे हम साथ में अगर क्या कहें, ये जो रिफॉर्म्स है इसे साथ में क्या किया जाता है, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, बेसिकली जब हम रिफॉर्म करते हैं टैक्सेशन में या एक्सपेंडिचर में, उस रिफॉर्म को कहते हैं हम टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स रिफॉर्म्स या फिर फिस्कल पॉलिसी। अब वी ऑल नो कि टैक्स कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स जो है उसका मतलब क्या होता है, ये टैक्स किस चीज़ पे लगाया जाता है, तो ये टैक्स लगाया जाता है लोगों की, इंडिविजुअल्स के इनकम के ऊपर, या फिर बिजनेस एंटरप्राइजेज जो हैं उनके प्रॉफिट्स के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स का डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि असर पड़ता है इनकम के ऊपर। अगर इनकम डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होगा तो इनकम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, या प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स, और एक और एग्जाम्पल हो जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स। जो इनकम टैक्स किस पे लगता है, तो इंडिविजुअल इनकम पे, या इनकम जो अर्न करते हैं उस पे इनकम टैक्स लगता है। और कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज प्रॉफिट कमाती हैं उसके ऊपर लगाया जाता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, जब टैक्स इनडायरेक्टली, कैसे इनडायरेक्टली अफेक्ट करे किस चीज़ को, लोगों के इनकम या फिर प्रॉपर्टी को, उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा मतलब क्या है, तो बेसिकली जो भी हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं उसके ऊपर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर इस टैक्स को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एक्सपेंडिचर को क्या कर सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज़ करता है और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे इनकम या फिर प्रॉपर्टी को। अब इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल हो जाएगा GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, ये तो था मीनिंग कि टैक्स रिफॉर्म होता क्या है, टैक्स कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, उसका एग्जाम्पल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि टैक्स रिफॉर्म्स किया क्या गया अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है रेशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो 1991 के बाद से ही इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया गया। क्यों? क्योंकि हाई टैक्सेस किसका कारण बन जाते हैं, टैक्स इवेशन का। अगर टैक्सेस ज़्यादा होते हैं तो टैक्स की चोरी, टैक्स इवेशन क्या होता है, बढ़ जाता है।
अब ये एक्सेप्ट किया गया है कि अगर टैक्स रेट्स जो होंगे मॉडरेट होंगे, कम होंगे, तो उससे सेविंग्स क्या होगा, इनकरेज होगा, लोग सेव करेंगे और वॉलेंटरली अपनी इच्छा से वो क्या करेंगे, अपना डिस्क्लोज़र ऑफ इनकम, अपना इनकम वो खुद से बताएंगे। फिर इसमें सेकेंड पॉइंट है रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी क्या किया गया है, रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि बेसिकली हम लोग क्या कर सके, कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट कर सके फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली एज ए कंट्री एक कॉमन मार्केट क्रिएट हो पाए गुड्स और सर्विसेज के लिए, इस वजह से हमने अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी क्या किया, रिफॉर्म किया। फिर इसमें तीसरा पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। तो बेटर टैक्स पेयर्स को क्या है, बेटर कंप्लाइंस, अच्छे से टैक्स पे करने के लिए, या उन्हें इजी वे में वो टैक्सेस को पे कर पाए, अच्छे से कंप्लाइंस कर पाए, इस वजह से हमने बहुत सारे प्रोसीजर को क्या किया, सिंप्लीफाई किया, ईजी किया। अब इसी चैप्टर में हम लोगों को इससे रिलेटेड, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड या एक डिस्कस करना होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। उसे हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक हल्का सा, क्योंकि टैक्सेस की बात हो रही है तो एक बार जीएसटी की बात हम लोग कर लेते हैं। तो इसे पार्लियामेंट में पास किया गया था 29 मार्च 2017 को, और एम बेसिकली ये था कि सिंपल और यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को इंडिया के अंदर क्या किया जाए, लाया जाए। कि इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को। और बेसिकली इसके पीछे का एम ये था कि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के वजह से सरकार का रेवेन्यू क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, टैक्स इवेशन घटेगा, और वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का कंसेप्ट क्या होगा, इनकरेज होगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।